ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल, नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था, पीएसयू बैंकों पर बनाया था कि पीएसयू बैंकों में क्या कोई दम बचा हुआ है, क्या ये दम हमेशा रहेगा, क्या ये स्टीडी या फास्ट रिटर्न दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इनमें गड़बड़ क्यों हुई, उस गड़बड़ को किसने सुधारा। मोदी जी को धन्यवाद दिया है, मैडम निर्मला सीतारमण का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें सुधारने में। इन सारी बातों पे हमने कल चर्चा की थी, बहुत डिटेल था, सारे डेटाज को डिटेल में एनालाइज किया, सब कुछ किया, और आप लोगों ने देखा भी है, सराहा भी है, और भी देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दीजिए। वैसे जो भी करें आप अपने हिसाब से करें, मेरा तो काम खाली बताना होता है। मतलब अब अनदर थिंग ये है कि आज हम चर्चा करेंगे कि मल्टीबैगर कंपनियां, कौन सी कंपनियां हैं जो मल्टीबैगर बन पाती हैं और क्यों बन पाती हैं, और उनको कैसे पहचानें कि ये मल्टीबैगर बन सकती है, बनने जा रही है। दैट्स ऑल, ये पोजीशन है। आगे चल के विस्तृत बताएंगे, आप सारी कारण बताएंगे, सब रीजन बताएंगे, एवरीथिंग विल बी गिवन इन डिटेल, बट यू शुड डिवोट सम टाइम फॉर दिस पर्पस। अब बाजार का जहाँ तक रहा कि कल केंद्रीय सेंट्रल कैबिनेट का गठन हो गया है, और गठन बहुत शानदार हुआ है। इससे दो संदेश जाते हैं। एक संदेश तो ये जाता है कि मोदी जी किसी भी अलायंस पार्टनर ने, मतलब एक तो किसी भी अलायंस पार्टनर ने कोई डिमांड नहीं की है, और एक मोदी जी किसी भी तरह के दबाव में नहीं है। उनका आत्मबल और आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो एज इट इज़ कायम है। और गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और आपके जो है कि ये सरफेस, डिफेंस, फाइनेंस, होम, ये विदेश मंत्रालय, ये सब जो मंत्रालयों का जो अलोकेशन किया गया है, दैट इज़ ब्यूटीफुल। इट विल गिव अनदर बिग बूस्ट टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। डिफेंस सेक्टर में जो ग्रोथ चल रही थी, दैट विल कंटिन्यू। रोड सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ विल कंटिन्यू। अनदर थिंग, आपके होम अफेयर्स में और एक्सटर्नल अफेयर्स में फर्स्ट क्लास काम होगा। देयर विल बी ए गुड बजट, गुड प्लानिंग, गुड रिकवरी ऑफ रेवेन्यू, ये सब बातें होंगी। अब सवाल ये उठता है कि बाजार ने उसका वेलकम किया या नहीं किया। बाजार ने वेलकम किया है। भले अच्छे अच्छे विद्वानों ने, बड़े बड़े महारथियों ने उसका स्वागत किया है, और ये सारी बातें साफ हो गई है। जो जनरल मीडिया है उसने भी, पॉलिटिकल मीडिया ने भी स्वागत किया है, और शेयर बाजार के मीडिया ने भी स्वागत किया है। और मीडिया पर जो लोग विचार व्यक्त करते हैं, उनके भी आखिर एक जो जनमत से या जन धारणा होती है, या जनता की जो आवाज़ होती है, या जो एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन होती है, वही तो बाजार के अंदर सेंटिमेंट क्रिएट करती है। तो नाउ द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट विल बी फर्म, अंडर करंट ऑफ द मार्केट विल कंटिन्यू, एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी विल ऑल्सो कंटिन्यू। अब हम आते हैं, नाउ वी कम टू दी, बाजार में ये इंडेक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसकी चिंता मत कीजिए। नाउ बॉदर फॉर द फंडामेंटल्स, चेक द फंडामेंटल्स एंड मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स, बट कोऑर्डिनेट विद द टेक्नो फंडा डिसीजंस होने चाहिए। इतना मैंने कह दिया है। अब आप आते हैं आज की वीडियो। आज की जो चर्चा का विषय है, आज की चर्चा का विषय है कि मल्टी बैगर कंपनियां कैसी कंपनियां होती है जो बन पाती हैं, क्या कारण है, और उनको कैसे पहचाने। हो सकता है थोड़ा बहुत इस तरह का, इसी स्टाइल पर कोई वीडियो मैंने पहले भी बनाया हो, लेकिन आज का वीडियो इतना स्पष्ट होगा, थोड़ा विस्तृत भी होगा। देखो, टाइम तो देना पड़ेगा अगर आपको कुछ सीखना है। मैं भी तो दे रहा हूँ टाइम, मैं तो कुछ ले ही नहीं रहा हूँ आपसे भाई। जो नॉलेज है वो मेरी ऑक्यूपाइड है, मेरे पास है। मैं मेरे ज्ञान को आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, दे रहा हूँ, और उसके बदले ले कुछ नहीं रहा हूँ। नथिंग, नो चार्ज एट ऑल, फ्री, एवरीबडी इज फ्री। तो अब आते हैं कि देखिए, भारत के अंदर की इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही, कंपनियां ग्रो करती जा रही, साइज बड़ा होता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहे हैं, और डे बाय डे कुछ प्रोग्रेस ही होती है। इतना ज़रूर है कि अगर सरकार अच्छी होती है तो गति थोड़ी तेज़ होती है, सरकार अगर ठीक नहीं होती है तो गति थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है, वीक पड़ जाती है। और कई सेक्टर तो बेचारे ऐसे हैं जो बैठ ही जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि देखिए, जो हो चुकी हैं 5 से, एक ब्रीफ कर दूँगा थोड़ा सा
उन कंपनियों को, जैसे इन्फोसिस का मैनेजमेंट था, बहुत सामान्य परिवारों के लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी मतलब एक कॉन्ग्लोमरेट खड़ा किया है। इन्फोसिस का आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ रुपए है। क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास विल थी, उनके पास मजबूत इरादे थे, ईमानदारी थी, तकनीक को उन्होंने मेहनत से ऑक्यूपाई किया और बड़ी सिंसियरिटी से, ईमानदारी से उन्होंने बिजनेस किया। उसका परिणाम आज इन्फोसिस है। आज देखिए कितने लोगों के मकान बने, भारत सरकार को कितना राजस्व मिला, कितनी बेटियों की शादी हुई, कितनी बहनों के भात भरे गए हैं और कितने लोगों का बुढ़ापा आज उससे कट रहा है। आप देखिए, वो सब ईमानदारी, मेहनत, डेडिकेशन का परिणाम था। टेक्नोलॉजी यूँ नहीं आ जाती है हाथ से, क्यों खरीद लाए माचिस की तरह बाजार से, इसके लिए साधना और तपस्या करनी पड़ती। अब आते हैं HCL टेक की भी सेम कहानी है। जो शिव नाडार साहब थे, उन्होंने एक गैरेज से काम शुरू किया था, 5-6 आदमी थे ये भी, और इनके पास भी कुछ भी नहीं था बाहर से। ये वेतनभोगी परिवारों के लोग थे, बहुत सामान्य परिवारों के लोग थे, जिनके पास में इतना सा सत्वना था कि वो अपना काम चला लें। लेकिन वो इतने महान थे लोग, उन्होंने इतना समर्पण भाव से काम किया, इतनी ईमानदारी से काम किया कि आज HCL मौजूद है। उसका भी वही कहानी है जो इसकी कहानी है। और आज शिव नाडार साहब के पास में 63% होल्डिंग है इस कंपनी की। अब उनकी बेटी उसको ऑपरेट करेगी, रोशनी नाडार। अब भारतीय एयरटेल के जो सुनील भारती मित्तल हैं, इनके फादर मेंबर पार्लियामेंट तो थे, राज्यसभा के सदस्य थे वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ये करोड़ों अरबों के आदमी थे उस समय। वो जमाने थे, एक मेंबर पार्लियामेंट को क्या तनख्वाह मिलती थी। राज्यसभा का सदस्य ऐसा भी ताकतवर नहीं होता है कि वो कोई मंत्री बन जाए, कोई ऐसा मिनिस्टर बन, कोई ऐसी खास बात नहीं थी, बहुत सामान्य थे। जयपुर आए थे, भारतीय टेलीकॉम का ये IPO लाए थे, तो ये मेरी इनसे बात हुई होटल मानसिंह में। ये सन 1986 की बात है, ये 1986 या मार्च 87 के आसपास की बात है, 1987 की। तो मैंने कहा कि साहब शेयर बाजार तो बैठ गया, बर्स्ट हो गए तो शेयर मार्केट। तो उन्होंने कहा जी कोई खास बात नहीं, आप तो मेरे IPO में लगाइए। और मैं, और ही वॉज थोरो इंटेलिजेंट, बहुत ब्रिलियंट माइंडेड आदमी, यंग थे ये उस समय, हिज एज वॉज हार्डली 32 ईयर्स मतलब, तो ही वॉज क्वाइट यंग, और इसमें बड़ा जुनून था, जज्बा था मतलब, और उसके अनुसार उन्होंने करके बताया, ये भी ईमानदारी से। आप देखिए जियो, रिलायंस जियो से टक्कर ली उन्होंने, और टक्कर का मतलब ये नहीं है कि उसको पराजित कर दिया, लेकिन जो जियो का जो प्रहार था वो कोई मामूली प्रहार नहीं था। उस हालत में भी अपनी कंपनी को जिंदा रखा और आज ऊपर उठा के लाए हैं। 5 पेड अप शेयर 1300 रुपये, रिलायंस का 10 पेड अप 2700 रुपये। क्या फ़र्क है इसमें, बताइए आप। ही इज इक्वलेंट टू रिलायंस, बल्कि हो सकता है कुछ बेटर भी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में, अपने इस बिजनेस में, अपनी इस कंपनी में कई तरह के सेक करके वर्टिकल चालू कर दिए, जो रिलायंस अभी तक उन वर्टिकल्स को चालू नहीं कर पाया। ये फॉरेन कंट्रीज़ में, ख़ास तौर से अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी इन्होंने कई टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्ट ले लिए हैं मतलब, तो उससे वजह से ये सर्वाइव। अब अडानी के किस्से तो किस्से छुपे हुए नहीं। ही इज ए स्कूल ड्रॉप आउट मैन, कमिंग फ्रॉम ए वेरी वेरी नॉर्मल फैमिली। साड़ियाँ बेची है, साइकिल पर लाद के बेची, लेकिन कुछ ना कुछ तो काबिलियत है, कोई न कोई तो कुव्वत है, काम के प्रति बहुत बड़ा डेडिकेशन रहा है। इतनी बड़ी एम्पायर, चाहे कितना ही पॉलिटिकल प्रेशर हो, जो पॉलिटिकल पदों पर है वो खुद तो करके बता दो। ये देखें, आप बताइए, राज्यों के चीफ मिनिस्टर रहे, उनके बच्चे क्या कर पाए, सेंट्रल मिनिस्टर्स रहे, उनके बच्चे क्या कर पाए, किया उन्होंने। लेकिन कोई टाटा मोटर की एजेंसी ले ली, कोई मारुति की एजेंसी ले ली, कोई पेट्रोल पंप खोल लिया, कोई गैस एजेंसी है, कोई माइन ले ली, इतना ही कर पाए वो कोई इतने बड़े उद्योगपति नहीं बन पाए मतलब। दिस इज द पोजिशन। तो ये उनका खुद का जज्बा था, उनकी मेहनत थी, इरादा था, बुलंद इरादे थे, उसकी बदौलत यहाँ तक पहुँचे। और धीरू भाई अंबानी ये कहते थे कि बड़ा सोचो और बड़ा करो, लेकिन सोच तो लो, इसके लिए ईमानदारी और समर्पण और मेहनत भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए, खून पसीना भी चाहिए इसके लिए। लोग सोते हैं सुबह 10 बजे तक, वो क्या खून पसीना बहाएंगे मुझे आप बताओ या नहीं? हाँ, पिक्चर देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, बस अभी तो मैच देख रहा हूँ, अभी कुछ नहीं करूँगा। अरे यार 8 घंटे मैच चलेगा, मैच भी देख ले दादा, लेकिन तू थोड़ा बहुत और काम भी कर ले, पढ़ ले, लिख ले, कुछ तो सुन, मैच देख ले, मैच को कौन मना करता है? तो ये वो दिस इज द पोजीशन। रिलायंस की कस्से बार बार कहने की जरूरत नहीं, मैं कई बार कह चुका हूँ। और जिंदल्स थे, इनके फादर ओम प्रकाश जी जिंदल थे, हरियाणा सरकार में मिनिस्टर भी थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि इनके पास कोई 1500 करोड़ रुपया था उस वक्त, ऐसा कुछ नहीं था। और कोई उद्योग
इंडस्ट्री चालू तो कर दी थी इन्होंने, लेकिन वो बहुत छोटे रूप में थी। जिनको ये आगे जो तीनों चारों भाई लेके आए हैं ना, वो भी रिमार्केबल है। और नवीन जिंदल नाउ ही इज मेंबर पार्लियामेंट अगेन फ्रॉम कुरुक्षेत्र। वो जो राजनीतिक कमजोरी आ गई थी वो दोबारा से मजबूत हो गई, बढ़िया चलेगी, फर्स्ट क्लास चलेगी। और डॉक्टर रेड्डी लैब है, सन फार्मा है, इनकी भी कहानियाँ, सादगीपूर्ण जीवन। आज भी आप देखिए सन फार्मा के दिलीप सांघवी साहब की जो मिसेज है, वो ऑटो से बाजार चली जाती है सामान खरीदने। कितने बड़े घराने की है, गाड़ियों की क्या कमी है, हैं? दसों कितने सैकड़ों हजारों ड्राइवर हो गए, क्या कमी है, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, लेकिन सिंपलिसिटी। कंपनी के काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और डॉक्टर रेड्डी के भी, जो डॉक्टर रेड्डी थे वो एक सामान्य आदमी थे बिल्कुल, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से इतना आगे बढ़े हैं। वो विप्रो, टाटा मोटर, ये घरानों को बिलोंग करते थे। विप्रो पुराना घराना था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं था। जितना आगे बढ़े, जितना पैसा इन्होंने दिया लोगों को कमा कर, उसके पीछे डेडिकेशन, मेहनत, एक्विजिशन, कॉन्टैक्ट, ईमानदारी, सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, आत्मचिंतन, विश्लेषण कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहीं गलत तो नहीं, इंट्रोस्पेक्शन जिसको कह सकते हैं, आत्मनिरीक्षण, वो आवश्यक था। ये सब मेरी बातें बहुत से लोगों को तो व्यर्थ लग रही थी कि क्यों भौंक रहा है, मतलब, लेकिन ग्रहण करो। मैं शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, मैं जो कुछ हो चुका हूँ, जो लोग आगे बढ़े हैं उनकी क्या खास बात थी वो बता रहा हूँ। अनदर थिंग, अब सवाल ये उठता है कि भाई ये कंपनियां बने कैसे? आपने ये तो कह दिया वो थे, आज भी तो बताओ, ये तो बन चुकी कंपनियां। तो मैं ये बता चुका हूँ कि आप अपना 80% पैसा जो है ना, वो ये जो बता चुका हूँ ना, इस तरह की कंपनियों के अंदर रखिए। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी, लेकिन ऐसे लोगों के हवाले कीजिए अपना पैसा। मैंने ये भी कहा है कि ऐसे 100 एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट बनाइए आप, और उनकी सक्सेसफुल कंपनियों के अंदर पैसा लगाइए। सुंदरम ग्रुप है, जैसे मुरुगप्पा ग्रुप है साउथ के, हीरो ग्रुप है, बजाज फिनांस है, बजाज ग्रुप है, जैसे दे आर द डिसेंट ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, दे आर ऑनेस्ट डेडिकेटेड लोग हैं। आप उनको पैसा सौंप दीजिए, यानी उनकी कंपनियों की शेयर खरीद दीजिए। मेरा मतलब ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ। वो उनका प्रभाव है, राजनीतिक ताकत पैसे के साथ आ गई, उनकी मेहनत के कारण आई। नेचुरल, जहाँ पैसा जनरेट होगा वहाँ पॉलिटिकल अटैचमेंट होगा। राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, राजनीतिज्ञों से काम करवाते हैं, और पर्सनल भी कुछ जो भी है, ठीक है। अब ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे मैं क्या कहूँगा, आपको सब समझते हैं आप। तो ऐसे लोगों के हाथों में पैसा सौंपिए, किसी चलते पुर्जे के हाथ में पैसा मत सौंपिए। तो ये तो जो सक्सेस हो चुकी उन कंपनियों की बात है। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये तो जाइंट हो चुके, तो इनमें पैसा रखिए आप अपना 60-70% पैसा इनमें रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। आप FDR करवाते हैं, कोई पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, भाई एक पॉलिसी करवा लीजिए आप अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, एक को जरूरी है, लेकिन आप 10 पॉलिसी करवा दो, ये क्या समझदारी का बात है? और इंश्योरेंस पॉलिसी कैन नॉट बी ए गुड इन्वेस्टमेंट। इट कैन ओनली बी ए instrument or a device to secure our life in case if anything adverse happening. It cannot be a better investment. एक मकान खुद के रहने का, एक इंश्योरेंस पॉलिसी, ये दो चीज़ चलो जरूरत है, कोई बात नहीं। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में आप इतनी मतलब एक किस्त ना दे दें कि दे रहे हैं साहब एक 50,000 रुपये महीने की किस्त, आपकी सेविंग है 50 के 50 ठोक दी, उसमें आपके पास क्या राय बताइए? आपका जो डिस्क्रेशनरी कैपिटल है वो तो बंद गई, पैक हो गई वहाँ पे, और अगर आप सरेंडर करेंगे, बंद करेंगे, उसको सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगी, उसमें नुकसान होगा। तो डिस्क्रेशनरी कैपिटल आप अपने पास रखिए, सेविंग्स को डिस्क्रेशनरी वे में रखिए। ठीक है, आप FDR करा दीजिए, आप चाहे जब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, जब जरूरत हो, जहाँ इन्वेस्ट करना हो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अनदर थिंग मैं ये कहूँगा कि जो बीच रास्ते में ऐसी कंपनियाँ जो भी बड़ी बनने वाली हैं, जिनके इरादे बुलंद हैं, जिनके प्लान बहुत बड़े हैं, उन कंपनियों को भी बात कर लेते हैं भाई। क्योंकि पैसा, मोटा पैसा वो देंगे, लेकिन ऐसा भी मत कीजिए कि सारा पैसा उनमें लगा दो आप मत। और मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं खाली एक इंडिकेशन दे रहा हूँ, एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। आई एम टीचिंग ऑन। तो अब आइए आप, जैसे उन कंपनियों के नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ, अरविंदो फार्मा है। अब अरविंदो फार्मा को हम आज एक
ये क्यों आशा कर सकते हैं उससे कि भाई वो भी एक बहुत ही लार्ज कैप हो जाएगी। आज भी उसकी इक्विटी जो कैपिटल है 70,000 करोड़ है, तो लार्ज कैप तो आज भी है, लेकिन बिग जायंट कैसे बन पाए, सवाल ये है। उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं। फार्मा सेक्टर की मेरी राय में सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी अरविंदो फार्मा में बड़े बड़े प्लांट लगाए हैं और लगाने जा रहे हैं। द मैनेजमेंट वेरी फास्ट एंड क्विक डिसीजन मेकर। नाटको फार्मा फास्ट मैनेजमेंट। आप देखिए बायोसिमिलर मेडिसिन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी, डॉक्टर रेड्डी भी कोशिश कर रही है, सन फार्मा भी कर रहा है, ल्यूपिन भी कर रहे हैं, लेकिन कितने बना पाए? एक तो मैडम किरण मजूमदार ने बनाई बायोकॉन के अंदर, वो दवाई को बहुत ज़्यादा बिक नहीं पा रही सक्सेसफुल। लेकिन जो अरविंदो फार्मा बनाने जा रहा है वो बढ़ा दी, ये समझ लो आप, उसके ट्रायल रन चल रहे हैं, 6-8 महीने के अंदर मार्केट में लॉन्च कर देंगे वो उसको। तो ये बायोसिमिलर मेडिसिन से मान लो ये 10,000-15,000 करोड़ की सेल अचीव कर लेंगे पूरे विश्व के बाजार में। 92% बाहर से आता है, इनका नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है फॉरेन के अंदर। 92% ऑफ देयर टर्नओवर इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। और पैन जी का प्लांट जो इंडिया में पहला प्लांट अपने आप में और यूनिक प्लांट है वो इन्होंने लगाया। तो ऐसी सूरत में अरविंदो फार्मा है, अमर ये जो नाटको फार्मा है, इन्होंने भी एग्रोकेमिकल का बिजनेस शुरू किया है और ये भी ऑन्कोलॉजी मेडिसिन में किंग है एक तरह से, बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं डॉक्टर रेड्डी वगैरह की, यानी कैंसर की दवा एक्सपोर्ट भी करते हैं, फॉरेन से आता है, मेजर टर्नओवर 60-65%, 30-35% इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। मतलब वेरी बिग कॉम्पिटिटर इन द मार्केट एंड ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड अवेलेबल एट वेरी चीप रेट्स। आज भी इसका पी रेशो 14 का है। 14 के अंदर कोई फार्मा कंपनी नहीं मिलती है जो 30-40% से ग्रो कर रही है भाई। एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द मैनेजमेंट इज एक्सीलेंट। अनदर थिंग, कोई रिकमेंडेशन, मैं खाली आपको स्टडी करवा रहा हूँ। नाटको फार्मा, अमर राजा बैटरीज, अमर राजा बैटरीज क्यों बढ़े आगे? बहुत ताकत है, पॉलिटिकल ताकत भी है। मैंने कल परसों इनकी स्टडी की है कि आखिरकार अमर राजा का राज क्या है, अमर राजा के पीछे राज क्या है। ये पॉलिटिकल ताकत भी है, लेकिन ताकत तो बहुत लोगों में मैंने बताया। चीफ मिनिस्टर रहे, सेंट्रल मिनिस्टर्स रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, ये क्या कर पाए? इनके बच्चे क्या कर पाए? आने वाली पीढ़ी या तो कोई राजनीति में आ गया और या कोई गैस एजेंसी चला रहा है, मैंने बताया, पेट्रोल पंप चला रहा है, कोई माइन चला रहा है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री और उसमें आगे कितनी बड़ी ग्रोथ ला रहे हैं आप समझो। 10,000 करोड़ की लागत से ये नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। और सोलर पावर के अंदर इन्होंने जो काम शुरू किया है जिसमें कि अथाह स्कोप है। सोलर पावर में इक्विपमेंट बढ़ाएंगे, सोलर पावर के प्लांट लगाएंगे, मतलब जो ये पैनल्स फिक्स करते हैं, लगाने का काम करते हैं, वो लगाएंगे काम। उसमें 3200 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिल भी चुके हैं इनको। और अब चूँकि डबल इंजन के ऊपर बैठे हैं सरकार में, डबल इंजन की सरकार पर बैठे हैं, आंध्र प्रदेश सरकार भी इनकी है और केंद्र सरकार भी इनकी है। अब तक टीएमसी ये जो था टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, ये अभी कमजोरी में थी, तो काफ़ी कमज़ोर थी। जगनमोहन रेड्डी का राज था आंध्र प्रदेश में, ये दबे हुए थे। और फिर जो बचा कुचा तेलंगाना में भी अगर थोड़ा राज था, इनकी मदर जो थी वहाँ मिनिस्टर रही हैं, वाई एस आर रेड्डी गवर्नमेंट में, वो राज भी चला गया था, कांग्रेस का शासन आ गया था। नाउ दे हैव रीबॉर्न कम्प्लीटली। तो एक ये ताकत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जाके खरीदिए, बिल्कुल मत करना, मेरे कहने से बिल्कुल मत करना। मेरे पास है शेयर, मेरी ओपिनियन बाइस भी हो सकती है भाई। देखो, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं अपने आप पे दाग नहीं लगाना चाहता। मैंने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है। मैं भूखा रहूँ, चाहे दाया रहूँ, चाहे एक शर्ट पहनूँ, चाहे कुछ भी रहूँ, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करूँगा। सीधी बात, जो बात है ओपनली लोग मुझसे कहते हैं कि आप ये क्यों बताते हो कोई फ्रेंड्स के हिसाब, मेरे पास मैं नो क्वांटिटी नहीं बताई ना आप लोगों को, बस ये ठीक है, ये पढ़ता रहेगा बस। बाकी शेयर का नाम बताने में क्या दिक्कत है? मेरा इंटरेस्ट है इसमें, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। आई एम हैविंग ए गुड क्वांटिटी। अब कितनी क्वांटिटी है ये राज रहने दो, चलो हैं। अब देखिए, आज़ाद इंजीनियरिंग का एक शेयर है जिसमें सचिन तेंदुलकर साहब की पार्टनरशिप है। मतलब तो सचिन तेंदुलकर तो एक ब्रांड एम्बेसडर हो गए इस कंपनी के, और इनका प्रोडक्ट क्या है? एरोस्पेस सप्लायर है, अल्टरनेटिव एनर्जी के सप्लाई के इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं और बहुत हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अब ये टेक्नोलॉजी कहाँ से लाई, क्या ये राज की बात है, ये इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट हैं कि खरीदार भी 1.5 साल तो उनको टेस्ट करता है पहले, उसके बाद इनको ऑर्डर देता है, ट्रायल रन लेता है वो। दिस इज द पोजीशन। इंडिया
इंडी जैन एक कंपनी, आज़ाद इंजीनियरिंग का पी रेशो बहुत ज़्यादा है भाई, इसलिए इसको करेक्ट होने दीजिए। वेट करेक्शन आएगा, साल भर आए, 1.5 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, कोई न कोई मौका मिलेगा, अभी नहीं खरीदना, बिल्कुल सोचना ही नहीं। ध्यान रखिए, याद रखिए, नज़र रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लीजिए कि साहब ये शेयर है कैसा है। वो कह भी दे कि साहब अभी खरीदो, लेकिन मैं कहूँगा मत खरीदो, चाहे प्रॉफिट मत हो, नुकसान नहीं होना चाहिए भाई। अब इंडीजैन का IPO आया था अभी थोड़े टाइम पहले। इट्स ए ब्यूटीफुल कंपनी। ये कंपनी, अब कहने को तो आप IT की कंपनी करो, लेकिन ये कंपनी IT के ज़रिए अपने प्रोडक्ट तैयार करके देती है, यानी IT एक माध्यम है इनका। इसका काम क्या है, जो दुनिया की 98 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको एनालिसिस करके देना है, कस्टमर डाटा एनालिसिस करना है, उसके ट्रायल जो क्लिनिकल ट्रायल हैं उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करके देना है, बाय वे ऑफ मतलब साइंटिफिक वे में डाटाज को प्रोसेस करते हैं। मतलब ये, अब मैं तो इतना समझता नहीं हूँ, आई एम नॉट एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नहीं समझते इन बातों को। तो ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, जस्ट लाइक KPIT वगैरह जैसी बड़ी, टाटा एलेक्सी आई, टाटा L&T टेक्नो वगैरह आई, उस तरह से है। तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। 2 पेड अप शेयर है, 570 रुपये का भाव है इसका, और पी रेशो हाई है, लेकिन इसकी ग्रोथ को देखते हुए 1.5 साल में ये एब्जॉर्ब हो जाए। हो सकता है कोई ऑपरेटर खींच ले जाए, वो 1000 रुपये कर दे, इसको खरीदने लायक ही नहीं छोड़े आपके लायक। आई एम थिंकिंग ऑन द शेयर टू स्टार्ट द एक्यूमुलेशन। मैंने अभी तक, मेरे पास अलॉटमेंट के थोड़े बहुत मामूली सा नाम मात्र के हैं वो, बट आई एम थिंकिंग टू एक्यूमुलेट एंड आई एम सर्चिंग अपॉर्चुनिटी। देखेंगे क्या होता है, लेट अस सी। आइनॉक्स इंडिया का ग्रुप बहुत अच्छा है। जो जैन ग्रुप है गुजरात का, जिनका आइनॉक्स, जो ये सिनेमा हॉल चलते थे ना, वो है जो अभी PVR में मर्ज हो गए हैं, वो है इनके। तो इनका विंड जनरेशन में बहुत बड़ा मतलब स्टेक है, मतलब गुजरात में है इनकी कंपनियां, गुजरात बेस्ड हैं ये। तो दे आर हैविंग ए वेरी बिग स्टेक इन विंड जनरेशन। और इन्होंने ये जो आइनॉक्स इंडिया है, ये भी एरोस्पेस के सप्लायर है और बहुत हाई टेक्नोलॉजी का बिजनेस करते हैं, लेकिन ये भी शेयर महंगा है, 1300 रुपये का। इसका पी रेशो बहुत हाई है। होता क्या है कि तेज़ी के बाज़ार में जो IPO आते हैं ना, उनमें मल्टी बैगर होते तो वो हैं, लेकिन वो लिस्टिंग के बाद भी कई तो इतने महंगे होते हैं कि उनको खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम। मैं कैसे खरीदूँ भाई 150 के पी रेशो में, 80 के पी रेशो में कैसे खरीदूँ? या फिर उस कंपनी में 100% ग्रोथ आ रही हो तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता। 1 क्वार्टर दे देगी, 2 दे देगी, 1 साल दे देगी, तो वो जो ग्रोथ है वो तो ऑब्जर्व है ऑलरेडी। जो बढ़ा हुआ जो 100 का 80 का पी रेशो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है। तो अब दूसरा आप देखिए, KPIT का शेयर था जैसे, ये भी बना और बनेगा, ये और बन सकता है। देयर इज ए वास्ट स्कोप इन द कंपनी एंड द मैनेजमेंट इज सक्सेसफुल टेक्निकली एंड फाइनेंशियली। जो वो किशोर, जो क्या नाम उनको, किशोर, वो जो है नाम उनका, ही इज़ वेरी डायनेमिक मैन एंड इज़ वेरी सिंपल। जब भी TV पे मैंने देखा है उनको, वो हाफ शर्ट में आते हैं। वरुण बेवरेज का शेयर रवि जयपुरिया साहब का है। जयपुरिया साहब कोई नए नहीं हैं, ये कोका कोला का इनका प्लांट था, जयपुर के अंदर ही था वो प्लांट, और भी कई जगह होंगे इंडिया में। तो ये फ्रेंचाइजी थे कोका कोला, और बड़े दानी आदमी हैं। मतलब इन्होंने डोनेशंस किए। जयपुर में जयपुरिया जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके लिए ज़मीन डोनेट की, बहुत बड़ी ज़मीन डोनेट की है मतलब। और भी जयपुरिया स्कूल भी खोला है इन्होंने। तो इन्होंने बहुत अच्छे आदमी हैं और इस बिज़नेस के बहुत ज़बरदस्त पकड़ है उनको। जो सॉफ्ट ड्रिंक बिज़नेस है उसमें पकड़ है। और अब ये पेप्सी के डीलर है। जो KPI, जो वरुण बेवरेज है वो पेप्सी के डीलर है, और पेप्सी में इनका ज़बरदस्त स्टेक है। मतलब इंडिया की, पूरे इंडिया को कब्जा लिया, और दक्षिण अफ्रीका में भी कई जगह से इन्होंने बिजनेस कर लिया। नेपाल, भूटान में पहुँचे। और पेप्सी किसी को भी स्नैक्स का फ्रेंचाइजी नहीं देती, लेकिन वरुण ब्रेवरी इज़ एन एक्सेप्शन विच हैज़ बीन गिवन फ्रेंचाइजी ऑफ स्नैक्स। 30 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट है, 30 ईयर के बाद रिवाइज भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। पेप्सी को जरूरत है, जो सक्सेसफुल आदमी को रखेंगे उसको रखेंगे, छोटा आदमी को।
और ग्रोथ 35% से ग्रो कर रही थी। 3 बोनस दे दिए 1-2 के, ये पोजीशन। तो एक्सपोनेंशियल मतलब रेट से ग्रो कर रहे हैं। मेरे पास भी है ये, आई एम हैविंग दिस शेयर, KPIT भी मेरे पास है। तो ऐसी सूरत में माय डियर और भी बहुत शेयर मिल जाएंगे। एक साथ बता पाना इतना संभव नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई आधी अधूरी बात कहने में मुझे भी आनंद नहीं आता और आपको भी सुनने से कोई मतलब नहीं होगा। आधी अधूरी बात का कोई तात्पर्य नहीं। कई आदमी एक लाइन बोलते हैं कि खरीद लीजिए, अब आप उनसे पूछो वो नाराज़ होते हैं। तो खैर पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को देखा करें प्लीज़, लाभ आपको है। मैं तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, जो इंसानी फ़र्ज़ है, एक मानवीय फ़र्ज़ है, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। एक किसी आदमी की रोज़गार या उसकी आर्थिक समृद्धि में अगर आप सहायक होते हैं, या मैं कहूँगा कि उसकी आर्थिक विषमता को दूर करने में सहायक होते हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य है इस धरती का। और विदाउट एनी स्वार्थ का, जो पैसे लेके कर रहे हैं वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने दुकानदारी चला रखी वो एहसान नहीं, एहसान मेरा है। मैं सदमार्ग दिखा रहा हूँ, मार्गदर्शन दे रहा हूँ, और एक ऐसा मार्गदर्शन जो ईमानदारी का मार्गदर्शन। तो ये बात इतनी हुई, और बताते रहेंगे, रोज़ ही बात करते हैं हम तो, रोज़ चलते रहेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और थैंक यू। कल मिलते हैं। दैट्स ऑल।